अस्सलाम वालेकुम बेटे, नाइन्थ के पहले चैप्टर के 10वें लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने एल्गोरिदम पे उसको ख़त्म किया था और उसकी मैंने एग्जांपल वगैरह के बारे में आपको बताया था और साथ ही ये बताया था कि एफिशिएंट एल्गोरिदम क्या होता है। आज बेटे हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये कुछ सादा सी चीज़ें हैं। हम फ्लो चार्ट भी पढ़ चुके हैं, हम एल्गोरिदम भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपको याद होगा हमने कहा था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम कह लें, प्रोग्राम कह लें, किसी भी मसले को पिक्चर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें तो वह क्या बन जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है। ठीक है, और एल्गोरिदम क्या है, टू डिपिक्ट अ प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स, सादा तरीन अल्फाज के अंदर किसी मसले को बयान करने का नाम बेटे क्या है, एल्गोरिदम। ठीक हो गया। तो यही यहाँ पे हम दोनों करने लगे हैं कि इन दोनों में फ़र्क देखने लगे। एक तो ये कि जो फ्लो चार्ट है बेटे ये पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, पिक्चर फॉर्म के अंदर हमारे पास उसकी एक पिक्चर आ जाती है, हमारे प्रॉब्लम का हमें पता चल जाता है ये प्रॉब्लम है क्या, या इसके हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, या कहाँ पे प्रोसेसिंग करनी, कहाँ पे डाटा फीड करना है, कहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, शुरू कहाँ से करना है, कंट्रोल अब कहाँ से, अगली कौन सी कमांड पे जाएगा, कौन से हिस्से पे जाएगा, ये सारा हमें कौन बताता है बेटे, ये बताता है फ्लो चार्ट। पिक्चर फॉर्म में बताता है, तस्वीरी शक्ल में हमें हमारे पास मौजूद होता है। और आपको याद है हमने 4-5 तस्वीरें की भी हैं, वो सिंबल से हैं, कुछ रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, डायमंड बॉक्स है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर हम ये करें कि सबसे पहले अपना प्रॉब्लम लिखें और फिर ये कहें यार ये इसको बयान करें है क्या, सादा तरीन इंग्लिश के अल्फाज में लिखें रिटन फॉर्म के अंदर, तो वो जो रिटन फॉर्म में लिखेंगे बेटे वो क्या होगा, वो हमारे पास एल्गोरिदम होगा। एक तो ये बड़ा वाज़ेह डिफरेंस आ गया दोनों में कि पिक्चर या डायग्राम्स फ्लो चार्ट में आती हैं और एल्गोरिदम के अंदर हम डायग्राम्स नहीं बनाते, हम सादा तरीन अल्फाज के अंदर उसकी जो है वो इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फाज के अंदर बयान करते हैं। ये करना क्या, दोनों की एग्जाम्पल हम पीछे कर चुके हैं, दोनों में आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, आज हम ये देखते हैं कि दोनों में एक तो फ़र्क देख लिया, ये थोड़ा सा बता दिया, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर हम फॉलो कर लेना, हमें पता चल जाए कि किसके एडवांटेज ज़्यादा हैं और किसके कम हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें आसानी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि ये दोनों ही बनाने होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये दोनों करने होते हैं, एल्गोरिदम भी बनाना होता है आपने, फ्लो चार्ट भी बनाना होता है आप। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ, इसके एडवांटेजेस देख लें बेटे। फ्लो चार्ट का पहला एडवांटेज तो ये कि इसको ड्रा करना बहुत आसान है। आपको पता है इसमें 3-4 तो शेप्स सारी है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ओवल शेप है, डायमंड बॉक्स है बस, और एरोज, लाइंस, कनेक्टिविटी लाइंस, इसलिए हम इसको बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूसरा ये है कि इसकी मदद से फिर हमें मसला समझने में बड़ी आसानी होती है। यानी अभी जो मैंने जैसे आपको बताया, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जनाब हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कहाँ से कंट्रोल एक से दूसरी जगह पर जाना है, कहाँ से डाटा इनपुट होना है, कहाँ से नहीं होना, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ हमें इसी फ्लो चार्ट की मदद से पता चल जाता है। तीसरे पे चलते हैं, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। इसमें फिर हमें गलतियाँ ढूंढने में भी ये आसानी देता है। यानी जहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने कोई कैलकुलेशन करनी, डाटा इनपुट करना, गलती से हम इनपुट नहीं कर रहे, शेप हमने कोई और बनाई हुई है, वहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि ये तो गलत हो रहा है, या उस शेप के अंदर हमने काम गलत लिखा है तो भी पता चल जाएगा। तो गलतियाँ ढूंढने में ये हमारी बहुत सारी आसानी करता है कौन, फ्लो चार्ट। आगे चलें, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अदर्स। और फ्लो चार्ट की मदद से ही हमें ये समझने में भी आसानी रहती है कि ये एक काम करने के बाद अब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल अगले किस काम पर जाएगा। ठीक है, यानी डाटा हमने इनपुट कर दिया, इनपुट होने के बाद कहाँ पर जाएगा, ये एरो लाइन हमें एक बताती होती है कि ये एरो जहाँ पे जा रहा है इसका मतलब अगला स्टेप हमारा वो होगा। तो ये स्टेप यही बता रहा है कि ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो, हमें फ्लो का पता चल जाता है कहाँ से कंट्रोल एक से दूसरे स्टेप के अंदर जा रहा है। ये तो थे बेटे इसके 4 एडवांटेज। अब इसकी कुछ लिमिटेशन, इससे हदबंदियाँ भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं थोड़े थोड़े। वो क्या, पहला, इसके बनाने के लिए टाइम चाहिए आपको, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड, मुख्तसर सा करके लिखा हुआ। मुख्तसर सा ये कि REQ जैसे रिक्वायर्ड के लिए है कि आपको टाइम ज़्यादा चाहिए इसमें बनाने के लिए। दूसरा क्या है जी कि अगर फ़र्ज़ करें उसमें आप बना रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है, करेक्शन करनी है आपने, तो करेक्शन इसमें आसान नहीं बेटे, मॉडिफिकेशन आसान, मॉडिफाइंग इज़ नॉट ईजी।
ठीक है। इसका मतलब आपने जहाँ से मॉडिफाई करना है उसके पिछले स्टेप सारे मिटा के नए सिरे से बनाएं। इसी वजह से कहा जाता है कि जब फ्लो चार्ट करें बनाएं तो उसको किस तरह से करें, लेड पेंसिल से बनाएं बेटे। लेड पेंसिल और इरेजर इस्तेमाल करें ताकि जहाँ पे आपने मॉडिफिकेशन करनी है वो आसानी से हो जाए। और आखिरी इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लंबे लंबे पेचीदा प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। उनके एल्गोरिदम उनके फ्लो चार्ट इसमें आसानी से बनाए नहीं जाते, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको फ्लो चार्ट के अंदर बयान करना। इस वजह से जो लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कोशिश ये की जाती है कि उनका फ्लो चार्ट ना बनाया जाए, उनको डायरेक्ट हम किस पे ले जाते हैं, एल्गोरिदम पे ले जाते हैं। अच्छा, तो ये थे बेटे 4 इसके एडवांटेजेस, 3 इसके ड्रॉबैक। अब चलते हैं हम अगले एल्गोरिदम की तरफ। एल्गोरिदम मैंने आपको अभी बताया भी है कि क्या है, रिटन फॉर्म के अंदर हमने लिखना होता है। तो ये क्या, इसके पहले एडवांटेज क्या है जी, इसको लिखना आसान है। क्यों भला लिखना आसान है? हमने इंग्लिश के अल्फाज में तो लिखना है, सादा अल्फाज में लिखना है। इसकी एग्जांपल भी मैंने दी थी आपको, तो उसमें हमने सिर्फ ये लिखना है कि जी ये करें, ये करें, ये करें, या हम यूँ करेंगे। प्रोग्राम बयान कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हम कहें कि फ़लाँ लैंग्वेज के अंदर उसकी ये स्टेटमेंट, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, वो लिखना है, इसलिए ईजी है। अच्छा, दूसरा ये बेटा कह रहा है कि टेक्निक टू राइट एल्गोरिदम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी जो टेक्निक है एल्गोरिदम लिखने की, वो इतनी आसान होती, सादा अल्फाज होते हैं ना, वो इतनी आसान होती है कि आपके अलावा भी कोई देखेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा, अच्छा ये इसका काम ये है, या इसका मतलब ये है, या यहाँ पर ये करना, वो आसानी से समझ जाए। और आखिरी बेटे जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि जो पेचीदा प्रोग्राम, जो इसका ड्रॉबैक है कि पेचीदा प्रोग्राम, लंबे प्रोग्राम जो होंगे वो फ्लो चार्ट कवर नहीं करता, लेकिन एल्गोरिदम इनको कवर करता है। जो लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं उनको कौन कवर करता है, एल्गोरिदम आसानी से कवर कर लेता है। तो ये हैं इसके 3 इसके एडवांटेजेस। अब इसके कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स हैं डेफिनेटली, वो मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। पहला, मॉडिफिकेशन of an existing algorithm is not easy। और दूसरा ये है showing the flow from one step to other is not easy। और तीसरा बेटे और आखिरी, यूजेज ऑफ GOTO makes it difficult to understand। जी बेटे ये 3 इसके ड्रॉबैक्स हैं, सुन लें। पहला, मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट ईजी। पहले से मौजूद जो एल्गोरिथम आप पहले बना चुके हैं, अगर उस एल्गोरिदम को आप एग्जिस्ट जो कर रहा है उसको अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं, अब ये काम आसानी से नहीं होगा। वो एल्गोरिदम में तब्दीली करनी है, चूँकि वो हम कर तो सारा काम लिख के रहे ना, ठीक है। उसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन आसान है, फ्लो चार्ट में सिंबल है ना, मिटा के या उसके अंदर वाला टेक्स्ट मिटा के लिख दें। लेकिन इसमें तो आप सारा लिख चुके हैं। फ़र्ज़ करें आपने आधे से ज़्यादा एल्गोरिदम लिख लिया, तो अब उसमें तब्दीली करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, सारा नए सिरे से लिखना पड़ेगा। हाँ ये है कि स्टार्ट पे है तो फिर हो सकता है, हर मरतबा ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू पे ही हो, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है आप दरमियान में आ चुके हों तो ऊपर वाला सारा आपको अब चेंज करना पड़े, तो नए सिरे सारा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें पहले से मौजूद एल्गोरिदम के अंदर तब्दीली करना आसान काम नहीं है। दूसरा कि अगर आपने इसमें फ़्लो शो करना है, जो फ्लो चार्ट के अंदर हम करते हैं कि हम सिंपली कि जी एक बनाया कि जी एक ये कंट्रोल यहाँ पे कोई काम है और इसके बाद हमने एरो दे दिया और आगे कह दिया जी यहाँ पे दूसरा काम है, तो ये तो बड़ा आसान है। एरो हमें बता रहा है कि यहाँ से कंट्रोल अब इधर चला गया, लेकिन एल्गोरिदम के अंदर ये काम बड़ा मुश्किल है। हमें उसको ये बताना कि हमारा कंट्रोल पहले इस हिस्से में था, अब वहाँ से दूसरे हिस्से में चला जाए या चला गया है, ये बताना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि हमने सिंपल इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कुछ सिंबल तो चलाना नहीं है, स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, आखिरी इसमें बेटे ये है कि एक स्टेटमेंट होती है जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलती है, उसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे यही वो बता रहा है आपको कि गो टू स्टेटमेंट जो है ना, उसकी मदद से प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को समझना मुश्किल हो जाता है। गो टू वैसे ही आम इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश का भी वर्ड्स है, और गो टू स्टेटमेंट जो है एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंट्रोल प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर देती है बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी कंडीशन के। तो जब प्रोग्राम के एक से दूसरे हिस्से में कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है बगैर किसी लॉजिक के, तो फिर उसको समझना मुश्किल होता है। और अगर हम उसको एल्गोरिदम में चला रहे हैं तो गो टू तो वैसे भी सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, इसके लिए इसी वजह से इसको समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये हमने गो टू वैसे इस्तेमाल किया है कि या गो टू की कमांड इस्तेमाल की है। तो इसलिए अब जो मॉडर्न सिनारियो आ रहा है, जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, या पहली लैंग्वेजेस में मॉडिफिकेशन भी की जा चुकी है, और किया क्या गया है कि उनकी जो वो है, यूँ कह लें कि उसमें जो गो टू का इस्तेमाल है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, गो टू की स्टेटमेंट जो है वो कई लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो बेटे यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह टेस्ट डेटा की स्टेटमेंट जो है उससे शुरू करेंगे। तो अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।